हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। टॉप 20 एरर डिटेक्शन, ये नॉर्मल वाले एरर डिटेक्शन नहीं है। मैंने सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम की सारी शिफ्ट को एनालाइज किया, सारे एरर डिटेक्शन अलग निकाले, फिर उन एरर डिटेक्शन में से जो मुझे टॉप 20 कंफ्यूजिंग लगे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो बच्चे गलत करेंगे ही करेंगे, मैंने उन सवालों को उठाया है और वो मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी। वीडियो को सेव कर लो, शेयर कर देना, क्योंकि ये इस वीडियो पे मेहनत अच्छी खासी हुई है और सच में 20 के 20 सवाल आपको ऐसे लगेंगे जो हाँ आंसर तो ये लग रहा था पर है ये, जब मन में ऐसी फीलिंग आती है ना, वैसे वाले सवाल हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने, अच्छा हाँ, सवाल शुरू करने से पहले 20 सवालों को मैंने 20 क्वेश्चंस को मैंने 5 ग्रुप में डाला है। ग्रुप नंबर 1 में मुझे मिले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सवाल, 20 में से जितने भी जो कंफ्यूजिंग थे वो मैंने एक ग्रुप में डाल दिए। ग्रुप 2 में मैंने स्ट्रक्चर और पेयरिंग वाले सवाल डाले हैं जो देखने में बन नहीं पा रहे थे, वो सारा स्ट्रक्चर और पेयरिंग के जितने भी थे एक ग्रुप में करके डाल दिया। ग्रुप 3 में ट्रिकी वर्ब्स के ऊपर जो सवाल थे। ग्रुप 4 में सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर एग्जाम में सवाल आए थे सीजीएल में और सीएचएसएल में। मैं बात कर रही हूँ 2025 की, ठीक है, अभी एकदम रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है, तो ये वहां डाले। और ग्रुप नंबर 5 में तो एग्जाम के डार्लिंग क्वेश्चंस, यानी कि जो बच्चा गलत करेगा ही करेगा, ठीक है, तो ये सारे डाले हैं। अब चलो एक एक करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला ग्रुप आ जाता है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, जितना समय मैं क्वेश्चन पढ़ने में लगाऊंगी उतना ही समय मिलेगा आपको आंसर करने के लिए, ठीक। That the reports failed to address the root cause of the community unrest were surprising, given the exhaustive data compiled over several months. एग्जाम में इस सवाल को करने के लिए भी बस 4 से 5 सेकंड अगर आप लगा रहे हो तो ठीक है, इससे ज्यादा समय लगा रहे हो नहीं लगा सकते। इंग्लिश में आप इतना समय नहीं दे सकते हो, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। अब इसको करो, बताओ कहां पे एरर है। याद रखना, कभी भी एग्जाम में दैट वर्ड आ रहा है, दैट का जो पूरा क्लॉज है वो हम एक सिंगल क्लॉज कंसिडर करके चलते हैं। मतलब कि दैट द रिपोर्ट फेल्ड टू एड्रेस, ये पूरी एक सिंगल क्लॉज है, पूरी एक सिंगल बात है, इसको हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे क्योंकि सिंगल बात चल रही है। तो इसके लिए जो वर्ब यूज होगा वो भी तो सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर आया है ये गलत है, वर की जगह पे वॉज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ और एग्जांपल्स देखना। दैट शी सक्सीड, अब ये एक सिंगल क्लॉज हो गया, तो इसके लिए देखो जो वर्ब लगा है वो भी सिंगुलर है, यानी कि वॉज। दैट द स्टूडेंट्स पास्ड, एक सिंगल बात है, एक सिंगल क्लॉज है, तो इसके लिए भी देखो जो वर्ब लगा है वो भी सिंगुलर ही है। एग्जाम में वर लिख के आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है नॉट, मतलब ये चीज नहीं होगी जो एग्जाम में आती। एग्जाम में नॉट, एग्जाम में वर लिख के दिया जाता है। दैट करप्शन एग्जिस्ट, ये पूरी एक बात है, पूरा एक क्लॉज है, तो इसके लिए भी जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। तो ये दैट वाले क्लॉज वाले क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना, पढ़ने में एक बार में आंसर नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीईओ अलोंग विद हिज डेप्यूटीज वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द फाइनल नेगोशिएशंस विद द इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेटर्स। ये कर लोगे आई बिलीव, इतना ही समय इसको करने में भी मिलेगा एग्जाम के लिए। अलोंग विद है, ये अलोंग विद है, दिख रहा है? अलोंग विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, जब ये सारे कंजंक्शंस आपको मिलेंगे तो इनके साथ बाद में क्या लिखा है हम नहीं देखते हैं, पहला वाला जो शब्द है उसके हिसाब से लगाते हैं ना वर्ब। तो पहला वाला सब्जेक्ट है सीईओ, तो इसके हिसाब से जो वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, तो वर्ब प्रेजेंट नहीं वॉज प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में एरर थी। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स, अलोंग विद के बाद वाला हम नहीं देखेंगे, पहले वाला देखेंगे, सब्जेक्ट पहले वाले के हिसाब से वर्ब लगेगा। कैप्टन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। अलोंग विद के बाद क्या आ रहा है हम नहीं देखेंगे, पहले लिखा है माय मदर विच इज सिंगुलर, तो यहां पे भी हमने इज लिख दिया सिंगुलर।
विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बाद में नहीं देखेंगे, पहले वाला सब्जेक्ट देखेंगे, बॉस है विच इज सिंगुलर, तो यहां पे भी सिंगुलर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है that none of the representatives found the proposal viable is less surprising than the fact that neither the chairperson nor the legal counsel were briefed beforehand। CGL 2025 का सवाल है, एग्जाम में आया, बच्चों ने डिक्लेयर कर दिया नहीं होगा। यहां पे आपको करके दिखाऊंगी, आपको सच में फील होगा यार ये तो कर सकते थे। आंसर कर लिया? अब यहां पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहां पे दो रूल आ रहे हैं, दैट नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, एक तो दैट क्लॉज वाला रूल आ रहा है, ठीक है, और दूसरा आ रहा है नीदर और नॉर वाला रूल। दोनों रूल चेक करते हैं, देखते हैं कहां पे एरर है। दो दो रूल एक ही सेंटेंस में एग्जामिनर ने दिए 2025 में, इसी साल जो आपका लेटेस्ट पेपर हुआ था 2025 का। सबसे पहले हमने दैट वाला क्लॉज देखा, दैट वाला क्लॉज सिंगल है तो इसके लिए जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंगुलर होगा, मतलब कि दैट वाले क्लॉज में कोई एरर नहीं है, वो बिल्कुल सही है। दूसरी चीज देखते हैं नीदर और नॉर। नीदर और नॉर जब भी आएगा हम बाद वाला सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे एंड, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन सब में जो वर्ब लगता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, लेकिन नीदर, नॉर, ईदर और इन सब में पहले वाले सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता, जो भी वर्ब लगेगा वो बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। यहाँ पे बाद में काउंसिल है विच इज सिंगुलर, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब की जगह पे वॉज आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में एरर थी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए, नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेज, हमें ईदर और नीदर नॉर में सेम लॉजिक लगता है, पहले वाले सब्जेक्ट से हमें मतलब नहीं होता है, हटा दो, बाद वाले के हिसाब से लगेगा वर्ब। बाद में लिखा है नर्सेस विच इज प्लूरल, तो देखो वर्ब भी प्लूरल हो गया। यहाँ पे भी पहले वाले से मतलब नहीं है, बाद वाले के हिसाब से वर्ब लगेगा। बाद में लिखा है टीचर विच इज सिंगुलर, तो देखो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। यहाँ पे भी नीदर और नॉर है, पहले वाले से मतलब नहीं है, सेकंड वाले के हिसाब से लिखा जाएगा वर्ब। सेकंड में लिखा है ब्रदर्स विच इज प्लूरल, तो ये वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे हैव आएगा। बात समझ में आई, दिमाग में सेट हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ग्रुप 2 में स्ट्रक्चर वाले सारे सेंटेंसेस मैंने रखे हैं, ठीक है। चलो अब ये है, ये भी सीजीएल 2025 का सवाल है, सीएचएसएल के भी क्वेश्चन है, आखिरी के 5 क्वेश्चन 20 में से सीएचएसएल के हैं। ग्रुप 2 क्वेश्चन आपके सामने है, द रिफॉर्म्स, एग्जाम का सवाल है, देख लो, इसीलिए बड़ा बड़ा लाल रंग से लिख रखा है। The reforms being recommended by the panel are not only intended to streamline administrative functions, but also addressing the asymmetries in resource allocation that have long plagued rural districts। अब ये क्वेश्चन है जहां 80% स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल दिखता ही नहीं है, पढ़ा सा बस लगता है पर रूल नहीं दिख रहा है। नॉट ओनली बट ऑल्सो ये एक पेयर है, और इस पेयर का एक गोल्डन रूल है कि दोनों के साइड्स सेम चीजें होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं सेम चीज है कि नहीं। नॉट ओनली इंटेंटेड टू स्ट्रीमलाइन बट ऑल्सो, अच्छा अगर यहाँ पे टू स्ट्रीमलाइन यानी कि 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, इसमें इस वाले क्वेश्चंस में रूल दिखता नहीं है, लेकिन एक सेम रूल समझ लो सब में चलता है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब में सेम रूल चलता है कि जो आपके सेंटेंस में एक पार्ट के बाद में है वही सेम चीज दूसरे पार्ट के बाद में भी होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, नॉट ओनली के बाद 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो बट ऑल्सो के बाद आईएनजी नहीं आएगा ना, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ये एड्रेसिंग नहीं होगा, यहाँ पे टू एड्रेस हो जाएगा, राइट। क्लियर है सभी को? यानी कि ऑप्शन नंबर सी में एरर थी, सेंटेंस इतना बड़ा हाहूती दे दिया था। चलो कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लो, जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट ओनली इंटेलिजेंट
बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अगर नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आया। ही नॉट ओनली प्लेज क्रिकेट बट ऑल्सो स्विम्स। नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब में एस लगा है तो बट ऑल्सो के बाद भी देखो वर्ब में एस लगा है। नॉट ओनली स्टडी, ये क्वेश्चन है, नॉट ओनली डिड ही स्टडी बट ऑल्सो वर्क। तो यहां पे नॉट ओनली के बाद आपके ही नॉट ओनली स्टडी बट स्टडीज बट ऑल्सो वर्क्स। तो यहाँ पे आपके सेंटेंस में देखा हमने नॉट ओनली के बाद जो आया है बट ऑल्सो के बाद भी आएगा। इसको आप यहाँ पे हटा के सेंटेंस की शुरुआत करोगे तो आपका ये सेंटेंस सही आएगा, क्योंकि नॉट ओनली के बाद जो स्ट्रक्चर है वही बट ऑल्सो के बाद भी आना चाहिए। नेक्स्ट है द सीईओ डिमांडेड दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द बोर्ड नॉट लेटर देन वेडनेसडे आफ्टरनून फॉर इमीडिएट इवैल्यूएशन। जैसे सीईओ ने बोला ये मेरे को जल्दी से रिपोर्ट दो, वेडनेसडे से लेट नहीं होनी चाहिए, मुझे इमीडिएटली इसमें कुछ चीजें सही करनी है। ये आ गया। ये वो रूल है जो 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, और एसएससी इज मतलब इस रूल को बार बार पूछता है। ये सब्जंक्टिव मूड है, देखना। आप कोई डिमांड करे, इंसिस्ट करे, सजेस्ट करे, रिकमेंड करे या ऑर्डर करे, ध्यान से सुनना, उसके बाद दैट आए तो उसके बाद वाला वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है, यानी कि बेस फॉर्म में होगा। कोई इज, वॉज, आर कुछ नहीं आएगा। जैसे अगर इज सबमिटेड लिखा है ना, नहीं, सिर्फ बेस फॉर्म आएगा। बेस फॉर्म क्या हो जाएगा? मेन वर्ब बी सबमिटेड। समझ रहे हो? तो बस इतना ही देखो, ये बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आपके सेंटेंस में द सीईओ डिमांडेड दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड। सेंटेंस सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा, 2-3 स्टार जितने बनाने इसके सामने बना लो। ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है सीजीएल 2025 का। सीईओ डिमांडेड दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड। कभी भी आपके सेंटेंस में 5 चीजें याद रखना, डिमांड, सजेस्टेड, इंसिस्टेड, रिकमेंडेड या ऑर्डर्ड। अगर ये 5 वर्ड्स आते हैं तो इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है। बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इज, वॉज, ये सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो सिंपली बेस फॉर्म क्या होगा? बी वर्ब। इज का बेस फॉर्म क्या होता है? जैसे समझो, अगर मैंने बोला यहां पे लिखा है प्लेइंग, प्लेइंग वर्ड का बेस फॉर्म होता है ना प्ले, उसी तरीके से इज का बेस फॉर्म क्या होता है? बी। तो इज की जगह पे बी आ जाएगा, बी सबमिटेड। मजेदार सवाल था ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं यहाँ पे डालती हूँ जो एग्जाम के लिए ना एकदम रामबाण है। क्वेश्चन नंबर 6, नो सूनर हैड द प्रपोजल बीन circulated that objections were raised regarding its feasibility and financial implications across all departments. Again a good question. एग्जाम ट्रैप समझ में आया ना उस सवाल का? नो सूनर हैड द प्रपोजल बीन सर्कुलेटेड। मैंने देखा सेंटेंस की शुरुआत एक नेगेटिव शब्द से हो रही है। सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव से हो रही है यानी कि इन्वर्जन लगेगा, पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। ये चीज तो यार एकदम सही है। ओ, एरर मिल गई। दैट, नो सूनर, नो सूनर का पेयर दैट नहीं THAN दैन होता है। एग्जाम में कई बार THEN लिख के आ जाएगा, गलत है। दूसरी चीज, अगर आपके एग्जाम में हार्डली और स्कार्सली भी आता है, LY वाले शब्द, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, तो इन सब के संग WHEN व्हेन आता है। ये दोनों ही सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दैट नहीं THAN दैन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में एरर थी। नो सूनर डिड ही अराइव्ड दैन, हार्डली आया है तो हार्डली के संग देखो व्हेन हो गया। स्कार्सली आया है, जितने भी LY वाले वर्ड्स हैं, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सबके संग व्हेन आएगा। नो सूनर के संग THAN दैन आएगा। एग्जाम में THAT दैट और THEN देन लिख के दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप 3 का है, ट्रिकी वर्ब्स के ऊपर था। ठीक है, मैंने जो 20 क्वेश्चंस उठाए हैं ना उसको ग्रुप में डिवाइड किया था। तो ये आपका ट्रिकी वर्ब्स का ग्रुप है।
इसमें बताओ क्या होगा, क्वेश्चन आपके सामने है। पढ़ूं? जितना टाइम पढ़ने में लगेगा उतना ही टाइम आपको मिलेगा। पढ़ने के बाद सिर्फ 4-5 सेकंड दूंगी। द फाइनेंस टीम कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ एक्सपर्ट्स इन रिस्क, ऑडिट एंड कंप्लायंस फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। क्या करेक्ट आंसर है? चारों में से किसी पार्ट में एरर है। सीजीएल 2025 का सवाल है, बताओ। The team comprises of experts. Comprises word के बाद of नहीं आता. This is the correct answer. Consist of is absolutely fine. लेकिन comprises of नहीं आता, comprises अकेले आता है। Composed के साथ भी of बिल्कुल सही है, consist के साथ भी of बिल्कुल सही है, लेकिन कंप्राइजेस के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता। ठीक है, जैसे इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट का रूल था ना, इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है लेकिन डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। उसी तरीके का ये आपका एक रूल है। एक और है कि वेट फॉर इज राइट, लेकिन अवेट के बाद फॉर नहीं आता। इंस्पाइर्ड बता दिया। और एक ये है कंप्राइजेस, कंसिस्ट के बाद आता है, कंपोज के बाद आता है, लेकिन कंप्राइजेस के बाद नहीं आता। स्पोक्स पर्सन रिफ्यूज्ड टू कमेंट अंटिल द इन्वेस्टिगेशन वुड बी कंप्लीटेड टू अवॉइड जेओपर्डाइजिंग ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स। ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स के बीच में वो छेड़छाड़ पैदा करना नहीं चाहता। जो कौन है? जो स्पोक्स पर्सन है। रूल सिंपल है, until, when, before, after, इनके बाद would या will नहीं आता है। सिंपल टेंस का यूज करो। until ऑलरेडी फ्यूचर की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, तो would लगाना डबल फ्यूचर हो जाएगा, रिडंडेंट है। बात समझ में आ रही है? समझो, कभी भी आपके सेंटेंस में ये जो टाइम वाले शब्द आते हैं, until हो गया, when हो गया, after हो गया, before हो गया, ठीक है, इन सारे शब्दों के बाद कभी भी was, would, ये सब कभी भी नहीं आएगा, रिडंडेंट है। सिंपल टेंस आता है, सिंपल टेंस। तो यहाँ पे जो वुड बी कंप्लीटेड लिखा था ना, ये गलत है। सिंपल टेंस क्या होता है? सिंपल टेंस पास्ट है, तो सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा? was कंप्लीटेड। बस इतना याद रखना। बहुत से लोग ऐसे याद करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट आएगा। आपको कैसे याद रखना है कि सिंपल टेंस आएगा। अब अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो सिंपल फ्यूचर हो गया, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट में है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ सेंटेंसेस देखो। अंटिल ही कम्स, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में था। अच्छा, यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे आपके सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट आया है। व्हेन द रेन स्टॉप्स, सिंपल प्रेजेंट आया है। आफ्टर शी फिनिशेस, सिंपल प्रेजेंट आया है। तो सेंटेंस जब आपका प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, सेंटेंस पास्ट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे was completed लिखा गया है। ये भी थोड़ा सा अलग सा सवाल था। Little did the committee knew about the hidden liabilities when it approved the merger late quarter। मतलब कि कंपनी को लाइबिलिटीज के बारे में बहुत कम चीजें पता थी जब उसने मर्जर को अप्रूव किया लास्ट क्वार्टर में। कंपनी को मर्जर के टाइम पे, मतलब जब दो कंपनी मिक्स हो रही थी, मर्ज हो रही थी, मर्ज इज द राइट वर्ड, तो उस टाइम पे कंपनी को काफी कम चीजें पता थी। देखो, जब सेंटेंस में नेगेटिव शब्द लिटिल, हार्डली, स्कार्सली से शुरू होता है और डिड आ रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, डिड द कमिटी न्यू, यहाँ पे क्या लिखा है? न्यू। हमें क्या पता है? हमें पता है कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ पे आपके सेंटेंस में न्यू गलत है। न्यू की जगह पे क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा।
पूरी बात क्लियर हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में एरर थी। हमेशा याद रखना डू डज और डिड में कुछ भी आएगा उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। कभी कभी सेंटेंस बड़ा सा होता है, सिंपल सा रूल जब बड़े से क्वेश्चन में आता है तो कंफ्यूजिंग लगने लगता है। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डिजाइन टू मेक द एम्प्लॉइज केपेबल टू हैंडल। केपेबल के बाद ऑफ प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है और एबल के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। नेवर इंटरचेंज देम। जैसे मैंने बोला केपेबल टू हैंडल जो यहां पे लिखा था, ये यहां पे क्या हो जाएगा, अगर टू आपको लगाना है तो आप एबल लिखो, एबल टू हैंडल, एंड केपेबल लिखना है तो केपेबल ऑफ हैंडलिंग लिखो। ठीक है, मतलब कि केपेबल अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है तो उसके बाद ऑफ आएगा, एंड अगर एबल आ रहा है तो एबल के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहां पे केपेबल ऑफ हैंडलिंग लिखो या फिर एबल टू हैंडल लिखो। दैट्स इट। शी इज केपेबल ऑफ लीडिंग, शी इज एबल टू सॉल्व। देखो एबल के बाद टू सॉल्व आया है, केपेबल के बाद ऑफ लीडिंग आया है। मशीन हाँ यहाँ पे केपेबल है, केपेबल के बाद ऑफ प्रोड्यूसिंग हो गया, केपेबल के बाद ऑफ और एबल के बाद टू, बहुत आता है। ग्रुप 4 है सेंटेंसेस स्ट्रक्चरिंग ट्रैप्स। इट वॉज नॉट अंटिल द सेकेंड रिपोर्ट वॉज लीक्ड टू द प्रेस डिड द मिनिस्ट्री इशू अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन। पढ़ने में कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि एरर है। इट वॉज नॉट अंटिल एक स्पेशल पैटर्न है, इसका फॉर्मूला है इट वॉज नॉट अंटिल, इसके बाद दैट आएगा, इसके बाद मेन सब्जेक्ट आएगा पास्ट टेंस में, और क्या है इट वॉज नॉट अंटिल। क्लियर है। अब इसके बाद क्या आएगा आपके सेंटेंस में, सिंपल पास्ट आएगा। वॉज लीक्ड नहीं, ये तो आपका पैसिव हो जाएगा ना, सिंपल पास्ट चाहिए एक्टिव टेंस का, तो एक्टिव वॉइस का सिंपल पास्ट क्या होता है, सिंपल है डिड। क्या आएगा यहां पे, इट वॉज नॉट अंटिल द सेकेंड रिपोर्ट वॉज लीक्ड दैट द was leaked to the press did the ministry issue a formal clarification. That the ministry issued, यहां से did क्यों हट रहा है, it was not until the second report was leaked to the press। आपके सेंटेंस में अगर it was not until आया है उसके बाद that आएगा, फिर जो आपका टेंस आएगा वो सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो यहां पे इस वजह से आपके सेंटेंस में सिंपली आ गया है दैट द मिनिस्ट्री इशूड। डिड क्या है, अगर हम यहाँ पे डिड लगाते तो डिड से शुरू हो रहा है मतलब इन्वर्जन है, हमें इन्वर्जन विल कुछ नहीं चाहिए, हमको सिंपल पास्ट चाहिए विच इज दैट द मिनिस्ट्री इशूड। अच्छा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, कुछ और क्वेश्चन देखना। इट वॉज नॉट अंटिल आया आपके सेंटेंस में, इसके बाद क्या आया है दैट, उसके बाद सिंपल पास्ट आया है। जब कुछ क्वेश्चंस खुद से देख लोगे ना तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। इट वॉज नॉट अंटिल आया है, इसके बाद दैट आया है, फिर देखो फिर से सिंपल पास्ट आया है, कोई डिड विड बीच में नहीं आया। इट वॉज नॉट अंटिल है, ये एक प्लेन पैटर्न है जो एग्जाम में आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन की बात नहीं है, एक फिक्स पैटर्न है। उसके बाद दैट आएगा और फिर आएगा सिंपल पास्ट। अब क्लियर हो गया, यही सेम चीज यहाँ करी गई है। इट वॉज नॉट अंटिल है, इसके बाद दैट लिखो, दैट और उसके बाद सिंपल पास्ट, मिनिस्ट्री इशूड, ना कि डिड द मिनिस्ट्री इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए।
It was at the summit in Vienna where the treaty was officially ratified, thereby bringing to an end decades of political uncertainty in the region. मैं बताऊं, सेंटेंस सुनने में एकदम सही लग रहा है, गलती कहां है आप बताओ? प्लेस मेंशन है तो स्टूडेंट सोचते हैं वेयर लगाओ, गलत। ये जो सेंटेंस है इसमें हमेशा दैट ही आता है, चाहे प्लेस हो, टाइम हो या पर्सन हो, दैट इज द ओनली ऑप्शन। सो दैट द ट्रीटी वॉज ऑफिशियली रैटिफाइड ऐसे होगा। इट वॉज एट द समिट इन वेना वेयर द ट्रीटी वॉज वेरीफाइड नहीं, दैट द ट्रीटी वॉज वेरीफाइड। क्लियर है? आप कुछ एग्जाम्पल, क्लेफ्ट सेंटेंस में इट वॉज दैट, मतलब क्लेफ्ट सेंटेंसेस का जो ये एक पैटर्न होता है जो हम एज इट इज फॉलो करते हैं, इट वॉज से शुरू होगा देन दैट आएगा। देखो यहां पे भी हुआ होगा, इट वॉज से शुरू हुआ है फिर आपके सेंटेंस में दैट आएगा। इट वॉज एट द, इट वॉज डैश डैश डैश, उसके बाद दैट आएगा। अच्छा सोचो, थोड़ा आसान शब्दों में समझो। पेयरिंग पढ़ी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो की, नॉट ओनली बट ऑल्सो की जगह पे बट व्हेन क्यों नहीं आता? आप सिंपल बोलते हो कि मैम इसके साथ तो यही चलता है। सिमिलर ये दोनों सेंटेंसेस हुए हैं जो हमने अभी कवर किए हैं, सेम चीज होती है। इट वॉज एंड देन सम पार्ट इज देयर, उसके बाद वाला शब्द दैट होगा। अब यहां पे आपके सेंटेंस में किसी भी चीज का डिस्कशन हो सकता है, तो ये होता है क्लेफ्ट सेंटेंस की ऑलवेज दैट। पिछले वाले में भी हमने क्या किया था, पिछले वाले सेंटेंस में भी हमने एक पैटर्न फॉलो किया था कि अगर हमारे सेंटेंस में इट वॉज है उसके बाद दैट आएगा एंड फिर ये, ठीक है, यही चीज तो हमने करी थी यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे भी हुई है। देख लो, इट वॉज है, दैट है, अब इसके बाद अगर टेंस आएगा तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा। अब यही सेम चीज यहां पे भी करी है। देखो, इट वॉज आया, फिर दैट आया, फिर पास्ट आया, यही फॉर्मेशन फॉलो होती है। इट वॉज आया, बीच में हम नहीं देख रहे हैं, चाहे पर्सन है, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, ये सेम सीक्वेंस फॉलो होता है। फिर आपके सेंटेंस में दैट आया, फिर सिंपल पास्ट आया। इट वॉज, फिर दैट एंड देन सिंपल पास्ट। ये सीरीज है, ये रूल है, ये फॉर्मूला है जो एज इट इज सेंटेंसेस में सेट बैठता है। ठीक है, कंफ्यूज हुआ ना? यही कंफ्यूजन है जो एग्जाम में बहुत बार आ रहा है। द कंपनी नीड्स अ डिटेल्ड फीडबैक फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स बिफोर फाइनलाइजिंग इट्स रीस्ट्रक्चरिंग प्लान फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। आप सोच रहे होगे अब इसमें क्या नया है ना? बहुत सिंपल सा है, इसको मैं सिंपल येट कंफ्यूजिंग। फीडबैक क्या है? फीडबैक एक अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे आप एडवाइस है, इक्विपमेंट है, ये सब क्या है? ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अगर अनकाउंटेबल नाउन है मतलब तुम काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हो तो पहले ए और एन लगाने की जरूरत नहीं है। ए और एन आर्टिकल हमेशा काउंटेबल नाउन के संग लगता है। एन एप्पल, अ बनाना, मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो। जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते वहां पे ए और एन कभी नहीं लगाओगे। देखो, वी नीड फीडबैक, वी नीड अ फीडबैक नहीं होगा। हालांकि बोलचाल की भाषा में हम ये हमेशा गलत करते हैं। वी नीड एडवाइस ऑन दिस मैटर। द फर्नीचर इज ब्यूटिफुल, कहीं पे भी बीच आर्टिकल ए और एन नहीं आया। द आ सकता है पर ए और एन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी स्पोक कंसाइज ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग टू एंश्योर द जर्नलिस्ट कैप्चर्ड द की पॉइंट्स एक्यूरेटली। एग्जाम में सोचो ये सवाल जब आया होगा कितना कंफ्यूजिंग लगा होगा। स्पोक क्या है? ये एक एक्शन है, और एक्शन है मतलब वर्ब है, और वर्ब है, वर्ब के बाद मतलब एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा। लेकिन पार्ट 2 में देखो कंसाइज दिया है जो कि एडजेक्टिव है, गलत है, हमें एडवर्ब चाहिए ना, और एडवर्ब में हम ly लगाते हैं तो यहाँ कंसाइसली हो जाएगा। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। याद रखना कि वर्ब आया है तो वर्ब के बारे में तो हमेशा एडवर्ब ही बताएगा ना, और एडवर्ब के एंड में ly लगता है। और यहाँ पे अगर नाउन या प्रोनाउन होता
तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता। इस क्वेश्चन में स्पोक था, स्पोक वर्ब था, वर्ब के बारे में एडवर्ब बताएगा और एडवर्ब के एंड में एलवाई लगेगा, तो ये कंसाइज नहीं कंसाइजली हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखो ये है रैन क्विकली, रोट केयरफुली, सब वर्ब है और सब वर्ब के बाद एडवर्ब आया है। ग्रुप नंबर 5 विच इज द लास्ट ग्रुप, इसमें मैंने CHSL के क्वेश्चंस डाले हैं। द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिडंट स्टडी। सबसे पहले तो डू डज डिड आया, तुरंत मेरा दिमाग यहां पे आया कि भाई डू डज और डिड के संग तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, यहां पे आया है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज। अच्छा, बिकॉज का क्या काम होता है? बिकॉज का काम होता है रीजन देना, और रीजन का क्या काम है? रीजन का भी काम रीजन देना ही है। तो ये दोनों रिडंडेंट हो गए ना, रिडंडेंट वर्ड्स कभी नहीं आते। द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज ही डिडंट स्टडी। आपको दोबारा बिकॉज बोलने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। और वैसे भी एक चीज और याद रखना, अगर आपके सेंटेंस में बिकॉज एज या सिंस दिया है, जैसे रीजन है ना, रीजन, उसी तरीके से अगर आपके सेंटेंस में बिकॉज एज और सिंस दिया है तो सिर्फ वो अकेला आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिकॉज के संग सो भी लिखा है, बिकॉज के संग देयरफॉर भी लिखा है, बिकॉज के संग रीजन भी लिखा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, चलो। आई कांट हार्डली बिलीव दैट ही मैनेज टू फिनिश द मैराथन। अब तो कर लोगे, अब तो आसान लग रहा होगा ना ये वाला। कांट नेगेटिव है, हार्डली नेगेटिव है, दो नेगेटिव साथ में नहीं आ सकते, सिंपल सी बात है। सो आई कांट को कैन कर दो, आई कैन हार्डली बिलीव। ठीक है, क्योंकि बिलीव, आपने कभी ऐसे बोला आई विल नॉट नेवर गो देयर? नहीं बोला ना। क्यों? क्योंकि आप कहते हो मैम नॉट भी नेगेटिव है, नेवर भी नेगेटिव है, तो हम दो नेगेटिव एक साथ कैसे यूज कर लें? सेम यही लॉजिक यहां पे भी है, आप दो नेगेटिव एक साथ नहीं यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ सही है, डिस्पाइट के संग ऑफ नहीं आता। वेट फॉर सही है, अवेट के संग फॉर नहीं आता। कंसिस्ट पढ़ा है ना, कंसिस्ट ऑफ सही है, कंपोज्ड ऑफ सही है, लेकिन कंप्राइजेस ऑफ नहीं होता। कूल? आंसर एक हमने सीखा, लेकिन इंफॉर्मेशन 3 ले ली यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड टू डिस्कस अबाउट द न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। When we talk about something, ध्यान से सुनना, when we talk about something, जैसे दो लोग दो किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, when we talk about something, उस चीज को हम कहते हैं डिस्कस करना। What are you guys talking about? What are you discussing? डिस्कस के संग क्या दोबारा अबाउट यहां पे आपने देखा? नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि टॉक अबाउट का ही मतलब होता है डिस्कस करना। ठीक है, आई डिस्कस द मैटर, आई डिस्कस अबाउट द मैटर नहीं होता। कुछ और देख लो, आई डिस्कस द प्रोजेक्ट, एंटर्ड द ऑफिस, एंटर्ड इनटू या फिर एंटर्ड इन नहीं होता। अप्रोच्ड द मैनेजर, ही अप्रोच्ड द मैनेजर, ही अप्रोच्ड टू द मैनेजर एंड ही अप्रोच्ड विद द मैनेजर नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक डैंगलिंग मॉडिफायर का क्वेश्चन देती हूँ, अमेजिंग। हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ द टीम फॉर 5 years, the promotion to manager was unexpected but much appreciated. समझो, having been a part of the team for 5 years, जब भी ऐसे सवाल होते हैं ना जो आईएनजी से शुरू हो रहे हैं, एकदम शुद्ध देसी तरीके से समझो। कभी भी ऐसा सवाल आएगा, तुरंत देखना कि कॉमा के बाद क्या आया है। कॉमा के बाद जो आएगा उसी की बात यहां हो रही है। हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ द टीम फॉर 5 years, प्रमोशन, यहां पे तो प्रमोशन आया है। क्या प्रमोशन पार्ट था टीम का 5 years से? नहीं ना,
तो यहाँ पे ये हटा के क्या हो जाएगा, ही फाउंड द प्रमोशन, कुछ ऐसे करके बनेगा। ये हमेशा मूल मंत्र याद रखना मेरा, कभी भी सेंटेंस की शुरुआत आईएनजी से हो रही है, चाहे हैविंग है चाहे बीइंग है, तुरंत कॉमा के बाद वाला शब्द देखो। कॉमा के बाद वाला शब्द क्या वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं? अगर वही है तो सही है सेंटेंस, अगर वो नहीं है तो अपने साइड से ही शी जो कुछ भी जोड़ दो जिसकी बात हो रही है। जैसे हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ द टीम फॉर 5 years ही फाउंड द प्रमोशन ऑफ मैनेजर। ठीक है, ऐसे करते हैं सेंटेंसेस को। हैविंग स्टडीड, जैसे 3 सेंटेंसेस देखो, हैविंग से है, कॉमा के बाद देखो ही पास्ट, क्या इसी की बात हो रही है? हाँ इसी की बात हो रही है, मतलब सेंटेंस सही है। आईएनजी से सेंटेंस शुरू हुआ, कॉमा के बाद वाला शब्द देखो, अराइविंग लेट, शी मिस्ड, कोई जो लेट अराइव कर रही है उसी ने तो बस मिस करी, मतलब इसी शी का यहाँ पे डिस्कशन है, राइट, मतलब ये भी सही है। बीइंग टायर्ड, आईएनजी है, टायर्ड कौन है? आई ही तो टायर्ड है, मतलब इसी की बात तो हो रही है। आईएनजी वाला जो शब्द है कॉमा के बाद वाला उसी की तो बात हो रही है, मतलब दिस इज ऑल्सो राइट। ऐसे करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। नेक्स्ट एंड लास्ट 20th क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इन फ्रंट ऑफ यू, लेट्स डू इट लाइक अ बैंगर। कंडीशनल है, कंडीशनल है, इफ यू हैड स्पोकन टू माई मदर शी वुड टेल यू वेयर आई वॉज। याद रखना सेंटेंस को हमेशा 3 चीजें, इफ के संग 3 रूल चलते हैं, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया होगा, या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आया होगा, और या तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया होगा। इन तीनों के अलावा सेंटेंस में और कुछ नहीं होगा। अगर V1 आया है तो बाद में विल आएगा, V2 आया है तो बाद में वुड आएगा, और हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो बाद में वुड हैव आएगा। देखो क्या है, इफ के बाद हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, मतलब कि सेंटेंस के दूसरे पार्ट में क्या आना चाहिए, मतलब कि सेंटेंस के दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो वुड टेल नहीं हो जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि वुड हैव टोल्ड हो जाएगा। ठीक, चलो, इफ के बाद हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, मतलब दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल सही है। इफ के बाद हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, मतलब सेकेंड पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल सही है। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, मतलब सेकेंड पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल सही है। नाउ क्विकली शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक बात याद रखना, यहाँ पे आप देखते हो ना, ऐसा नहीं होगा कि सुबह शाम दोपहर इंग्लिश मैथ सब भरा पड़ा है, नहीं, यहाँ पे आपको हम बिलीव करते हैं क्वालिटी वीडियोस देने में। अब मैं आपको यहाँ पे 100 सवाल भी करा सकती थी CGL और CHSL के, लेकिन उसके बाद भी काम के सिर्फ यही 20 होते, बाकी सब वही होते जो नॉर्मल रूल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि कैसे मिनिमम टाइम पे आपका मैक्सिमम नॉलेज को डबल ट्रिपल कर पाए। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, एंड सेशंस में कोई भी नोटिफिकेशन आए उसको तुरंत आके देखो। मेरी शॉर्ट्स की एक सीरीज चल रही है, बहुत ही प्यारी वोकैबुलरी वहां पे कवरेज चल रही है, उसको भी करो, डेली करो। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, CGL, CHSL, CPO, MTS, इंग्लिश आ रही है तो बरखा मैम एंड दिस चैनल शुड बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।